वयम्। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मात्र भूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। इस भाव के साथ काम करने वाले स्वयं सेवकों के बलबूते आज संघ 100 साल पूरे कर रहा है। एक छोटा सा पौधा आज वट वृक्ष बन गया है, लेकिन ये यात्रा आसान नहीं रही। एक संघर्ष का दौर रहा और इस संघर्ष के दौर में तमाम स्वयंसेवकों ने पूरे समर्पण भाव से, निष्ठा के भाव से, त्याग के भाव से संघ के लिए काम किया। आज हमारे खास कार्यक्रम संघ के 100 वर्ष में खास मेहमान हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे भाजपा के, कैबिनेट मंत्री रहे अरुण चतुर्वेदी। अरुण जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे संघ के 100 साल की यात्रा को लेकर और आपकी सफर को लेकर। आपका सफर किस तरह का रहा? तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 100 साल की यात्रा को, आप संघ की 100 साल की यात्रा को किस रूप में आप देखते हैं? मैं कह सकता हूँ कि कोई राष्ट्रवाद के ज्वार को लेकर के, व्यक्ति निर्माण की कल्पना को लेकर के संगठन शुरू किया और आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन हो सकता है। कोई कहे कि इसके क्या क्या रिजल्ट आए, तो हम कह सकते हैं दुनिया के श्रेष्ठतम लोग तैयार करने का हर क्षेत्र में, केवल राजनीति, हर क्षेत्र में तैयार करने का काम किया। ऐसे लोग जिन्होंने निस्वार्थ भाव से, बिना कुछ प्राप्ति के भाव को लेते हुए अपने जीवन का सर्वस्व लगा दिया। आज के काल में कुछ देखते होंगे कि मिलने के बाद कुछ मिला उनको, लेकिन ऐसी कई पीढ़ियां हैं जिन्होंने केवल संगठन और देश बढ़ता रहे, राष्ट्र की का उन्नति पर पहुँचता रहे, इस भाव को लेकर के अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तब कुछ चाह नहीं, ऐसा अनुपम संगठन मेरे को लगता है विश्व के पटल पर को देखा। अरुण जी, बात आपके साथ यात्रा की, क्योंकि आपका एक लंबा जुड़ाव संघ से रहा है, या मैं कहूँ कि संघ की पाठशाला में आप पढ़कर बड़े हुए हैं और उन्हीं के संस्कार की बदौलत आप पार्टी में काम किया हो, चाहे फिलहाल वित्त आयोग का अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। आपकी जो जर्नी थी संघ के साथ, आप कैसे संघ के संपर्क में आए, वो किस तरह शुरू हुआ? मेरा जन्म जिस परिवार में हुआ, मेरे पिता बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संसद बन गए, शायद 37-38 के आसपास भरतपुर में संसद बने। उससे पहले भरतपुर में जो पहली शाखा शुरू हुई, मेरे ताऊजी ने भरतपुर में पहली शाखा शुरू की। उत्तर प्रदेश में कानपुर में पढ़ते थे, वहाँ संसद बने, उसमें भरतपुर की शाखा शुरू की। पिता का करते रहते, जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे जाने के भरतपुर रहते थे, भरतपुर में लक्ष्मण मंदिर की एक शाखा होती जी। पिताजी वहाँ के नियमित संसद के प्रभात में जाते थे। मैं जब चलना शुरू किया, 4 साल का रहूँगा शायद, मुझे मोटा मोटा ऐसा ध्यान आता है, तो मुझे उंगली पकड़ करके अपने साथ लेके जाते थे। शाखा लगती थी तो केवल इसके जो संघ स्थान के चक्कर लगाना इतना काम है। वहाँ से संस्कार शुरू हुए, धीरे धीरे वे संघ में काम करते रहे, घटनायक का सामुदायिक मिलते रहे। यहाँ आकर भरतपुर आया 77 में, तो यहाँ तोपखाना शाखा के मुख्य शिक्षक के नाते काम किया। और 77 तोपखाना कहाँ, भरतपुर कहाँ किया? जयपुर आगे 77 में आप। बीच में आपातकाल का दौर रहा, आपातकाल में भी एक संसद के नाते से उन सब गतियों में सक्रिय था लगातार। आने के बाद फिर बाद में 78 में मुझे विद्यार्थी परिषद के लिए तय किया, उसके बाद से विद्यार्थी परिषद की। अरुण जी, क्योंकि कहते हैं कि विद्यार्थी परिषद वो संगठन है जो आपको राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करता है, तो आपके विद्यार्थी परिषद के उन अनुभवों को बताओ आप, क्योंकि उस समय तो, अब तो काफ़ी अनुकूल परिस्थितियां हैं, लेकिन उस समय संघ ही नहीं बल्कि विद्यार्थी परिषद में भी काम करना इतना आसान माना नहीं जाता। तो आपका किस तरह का अनुभव रहा जयपुर में? मैं इससे पहले 2 बात कहूँगा। संघ के संसद के नाते 71 का मुझे ध्यान आता है। 71 में भरतपुर में बाढ़ आई थी जी, और उस बाढ़ में काफ़ी तेज बाढ़ थी और पूरी, मुझे हल्का हल्का ध्यान आता है, मैं छोटा था, मैं 71 जब मैं कहता हूँ तो मैं 10 साल का था जी। पिता क्योंकि थे, इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने उस समय बाढ़ राहत के काम शुरू किए। हम ट्रकों में जाते थे, घरों से सामग्री इकट्ठा करते, गाँव गाँव में जाते, और मिट्टी की हालत ऐसी थी, चटके जम गए थे मिट्टी के बाढ़ के कारण से, उन सब में जाकर के वो शुरुआत। जब आपातकाल लगा 75 में, तो आपातकाल में मैं 9वीं क्लास में पढ़ता। मेरे परिवार का वातावरण था, पिता उस समय राष्ट्रीय सेवक संघ के जिला कार्यवाह थे, धौलपुर भी उसमें भरतपुर जिले का हिस्सा होता जी। तो सारी गतिविधियों का केंद्र घर पे रहता ही था। तो शुरू किया, उसमें पत्रक बांटने का काम होता था, पत्रक छापने का काम रहता था। हम जो भरतपुर उन केंद्रों में से था जो भरतपुर में पेंट पर पत्रक आते थे, पत्रक तैयार करना, मिश्री लाल जी ऐसे कुछ वरिष्ठ पत्रकार थे, बनाते थे सुनते थे, और बना करके उसको वहाँ से हम साइक्लो स्टाइल करके आसपास के क्षेत्रों में भेजते थे। तो उन पत्रकों को तैयार करना, उसके बाद बांटना, घरों में देना, एक काम रहता था। एक नत्थी सिंह जी भरतपुर के बड़े नेता
बीच में ठोक रहा हूँ, पत्रकों में क्या रहता था जो पत्रकार बांटते थे में सामान्य लिखा? का आपको ध्यान है कि उस समय प्रेस के ऊपर सेंसरशिप है, जी। तो देश की एक बड़ी घटना है, कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाते से ऐसे कुछ विषयों को लेकर के समाचार आते थे, उन समाचारों को तैयार करना, साइक्लो स्टाइल करना और बेचना। तो बहुत पैसा भी नहीं था, बहुत साधन भी नहीं थे, बेचना नहीं, सॉरी बांटना। जी। मैं उदाहरण के दे रहा हूँ, कांग्रेस के एक बड़े नेता रहे नत्थी सिंह जी, बाद में अलग अलग दलों के अभी भी हैं स्वाभाविक से। नत्थी सिंह जी के घर पे ऊपर पत्रक डाल के आना, तो बड़ा अच्छा। चुनौती काम होता था। हाँ हाँ। तो रात को सामान्य थे, लोग अनुभवी लोगों ने कहा कि 2-3 बजे का समय ऐसा होता है कि लोग गहरी नींद में होते हैं। तो मैं भी कई बार गया नत्थी सिंह जी के घर पर, हम पत्रक बांट के आए। उस समय शेर का मड़ करके एक भरतपुर में स्थान है, गंगा मंदिर के पास में, वहाँ एक छोटा सा केंद्र हमें एक मिला था, उसके ऊपर हमें एक छोटी, किसी ने हमें एक साइक्लो स्टाइल मशीन बैठ दे दी थी, छोटी मशीन थी। पुलिस को पता चल गया, पुलिस ने उसके ऊपर छापा मार कर उसको सील कर दिया। एक पुलिस का जवान बैठ गया, इतने पैसे नहीं थे तो सील ले सके, पैम्पलेट रोज निकलने। तो योजना बनाई कि पीछे एक खिड़की थी, उस खिड़की को पुलिस भूल गई बंद करना। तो एक दिन योजना बनाई कि इसके जाकर एक मशीन लेके आनी है। अच्छा। उसमें मेरे को नीचे उतारा, हम छोटा था, हाइट में भी कम था, तो उसमें नीचे उतारा और साइकिल मशीन को निकाल, खिड़की में से उतारा, निकाल करके लेके आए। ज्ञानदेव जी आहूजा हमारे यहाँ उस समय आपातकाल में प्रचारक थे, पहले भरतपुर में नगर प्रचारक रहे, और संघ उस समय भी आपातकाल लगने के बाद भरतपुर भी केंद्र हो गया। डी.के. शर्मा के नाम से ज्ञानदेव जी रहते थे, पैंट शर्ट पहन के, मूछा बड़ी थी, आज जैसी, अच्छा। उसी रुतबे के साथ तो काम कर रहे थे। तो ऐसे फिर हम दुकानों पर पत्रक बांटना, 2-3 बार पुलिस घर पे आई, उनके 2-2 ट्रक आते थे और सारा घर घेर लेते थे। संघ का साहित्य सारा था, सारा हमें इधर उधर करना पड़ा निकलने के बाद। तो ऐसे ही फिर एक बीच में, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, तो पूरे जिले में बैठकों की सूचना देने मुझे भेजते थे। ठीक है। और मुझे ध्यान आता है कि शायद बस का किराया 10 रुपये ही होता था सब मिलकर के। जी। तो 10 रुपये मिलते थे, कभी कोई कुछ आप खा पी लो, इतनी व्यवस्था भी उसमें नहीं होती थी। सब जिलों में जाते, और उस समय जाने का मतलब, जैसे आप डीग में गए तो डीग में उस व्यक्ति को पूछना है, उसको पूछेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी। डीग गए, नदवई गए, नगर गए, आपके पैर गए, बयाना गए, तो उन व्यक्तियों को चुपचाप ढूंढना, वहाँ तक बैठक की सूचना पहुँचाना और वापस जयपुर भरतपुर ऐसे करके वो सब काम चलते थे। बहुत छोटी हूँ, बाद में फिर 76 में अजमेर ट्रांसफ़र हो गया, तो अजमेर की पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ, तो फिर अजमेर के संघ की गतिविधियों वहाँ को जानता नहीं था, पुलिस भी नहीं जानती थी। 2 बार मैं उस आपातकाल के दौरान भरतपुर में सत्याग्रह में गया करके, लेकिन पुलिस मुझे भगा देती थी, उम्र में छोटा होने के कारण से। तो ऐसे आपातकाल का दौर रहा। फिर विद्यार्थी परिषद का समय आ गया। विद्यार्थी परिषद में आपने सही कहा कि विद्यार्थी परिषद में हम जब आए तो कॉमर्स कॉलेज मेरा क्षेत्र था। शुरुआत में भी हम विद्यार्थी परिषद चुनाव में तो हम प्रमुख रूप से आते थे, लेकिन सामान्य रूप से विद्यार्थी परिषद के लोगों को लोग दबाना, डराना, इस तरह का काम बहुत रहता था। मैं स्वभाव से थोड़ा तेज स्वभाव का था, लड़ाई झगड़े में भी कह लीजिए कैसे करना। जी जी। तो कई जो भरतपुर आने के बाद स्टैंड पूरा लिया। कभी हमारे कार्यकर्ताओं किसी ने कुछ कहा तो हमने उसको साथ दे करके भी खड़ा किया। कॉमर्स कॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग था, बाद में अच्छे गढ़ के रूप में निकल के आया। 79 का शिक्षा नीति में परिवर्तन का बड़ा आंदोलन चला, और दिल्ली में 1 या 2 ऐसा आता मुझे ध्यान में, प्रदर्शन रखा था दिल्ली में संसद में। तो कॉमर्स कॉलेज में हम लगभग 1700 लोगों को ले गए, सबके रेलवे के पास मंगवाए, सब बनाए। उसके बाद 1700 के आसपास लोगों को हम कॉमर्स कॉलेज चले गए। चुनाव उन दिनों विद्यार्थी परिषद ने तय कर लिया था कि चुनाव नहीं लड़ने का, हम चुनाव नहीं लड़ते थे। अप्रत्यक्ष रूप से जो अनुकूल विचार का लगता था ऐसा उसको संगठन लोग सहयोग करते थे। सीधा विद्यार्थी परिषद ने ग्रामोत्थान हेतु छात्र अभियान ऐसे एक अभियान देश भर में लिया था, करते थे। छात्र संघ के चुनाव लड़ना बंद कर दिया। वो दौरा लगातार लंबे लंबे संघर्ष उस समय विद्यार्थी परिषद के रहे। बीच में छात्र संघ के चुनाव बंद हुए, तो छात्र संघ के चुनाव को लेकर के बहुत बड़े आंदोलन विद्यार्थी परिषद में कई समय रहे। मैं भी उस आंदोलन में एक कोई अरुण जी मैं जानना चाहूँगा, कोई ऐसा, क्योंकि आपने का जिक्र किया बड़े आंदोलन है, कोई ऐसा एक आंदोलन जो आपको याद आता हो और आपके अब भी उसकी यादें ताज़ा हो, जहन में हो कि वो बहुत बड़ा आंदोलन था, आपकी उसमें क्या सक्रिय भूमिका थी, कोई अगर हो तो बताएं। मुझे ध्यान आता है ये छात्र संघ के चुनाव के विषय को लेकर एक आंदोलन चल रहा था। हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने वीसी सेक्रेटरीट के ऊपर कब्जा कर लिया। जो विद्यार्थी जो हमारे थे कार्यकर्ता, वो सारे के सारे पढ़ाई के नाते देखें तो ब्रिलियंट थे। किसी का 80% मार्क्स थे, किसी 75% थे, सबके। अब धीरे धीरे दबाव बना तो हमने उन सबको गिरफ्तार भी कराया, सबको एक पूरा आंदोलन लेकर के गिरफ्तारी हुई। तो आंदोलन चला, तो इस विषय को लेकर के एक बड़ा आंदोलन में योजना बनाई कि इन सबको रिहा किया जाए इस विषय मुद्दे को लेकर के। जी। तो एक स्कूटर मोटरसाइकिल रैली निकालना चाहते थे। उस समय मोबाइल नहीं थे, वॉकी टॉकी नहीं थे,
एक तो सबको हमने एक मीडिया सबको सूचनाएं दी, और मैं कल्पना कर सकता हूँ उस समय स्कूटर मोटरसाइकिल के नाते थे, करीब करीब 600 500 600 स्कूटर मोटरसाइकिल गाड़ी निकाली। महाराजा कॉलेज के सामने दिनेश शर्मा एडिशनल एसपी होते थे, बहुत अच्छे ऑफिसर थे और बड़े दबंग ऑफिसर थे वो। वहाँ पर जैसे हम आए तो पूरा ट्रैफिक रुक गया था। दिनेश शर्मा जी हमारे पीछे चिल्ला के बोले चाहते क्या होता है, मैंने कुछ नहीं चाहते हमारे विद्यार्थी। तो 7-6 बजे हमारी वीसी सेक्रेटरीट पर मीटिंग शुरू हुई। आरपी अग्रवाल उसमें वीसी थे, उनकी मीटिंग शुरू हुई। मीटिंग में तय हुआ कि उनको रिहा करने का विषय, 9 बजे जाकर के जेल में जाकर के समझौता हुआ और अगले दिन उनको रिहाई का विषय। ऐसे बाकी भी कई विषयों को लेकर एक विषय का मुझे जाना था कि छात्र संघ में उस समय विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद बहुत ही सक्रिय था। हम कह सकते हैं कि कई कॉलेजों में तो हालत ये थी कि पत्ता विद्यार्थी परिषद का इतना। अच्छा, ये किस साल की बात है? मैं बात करता हूँ तो करीब करीब 79-80 से लेकर के 86-87-88 उस पीरियड का दौर था ये। अच्छा, तो 89-90 तक का दौर पूरा है। अब भी है लेकिन आप समीकरण बदल गए, उस दौर में ऐसा। एक बार ऐसा है कि हमने किसी विषय को लेकर के आंदोलन शुरू किया। आंदोलन में क्योंकि केवल विद्यार्थी परिषद नहीं, बाकी छात्र नेता और छात्र संगठन, कुछ लोगों ने तो इसलिए चौथे दिन कुछ क्लासरूम में तोड़फोड़ कर, अच्छा, जिसके हम पक्ष में नहीं थे। आंदोलन अपनी जगह, लेकिन संपत्ति को नुकसान पहुंचाना विद्यार्थी परिषद का नहीं था। हमने उस विषय को लेकर आंदोलन शुरू किया। फिर हमने तुरंत ही जैसे ही तोड़फोड़ शुरू हुई, अगले दिन ही विद्यार्थी परिषद के प्रमुख लोग बैठे और बैठ करके अपने आंदोलन को उन्होंने सस्पेंड किया, उन्हें खत्म किया। उनको हम करना हो दोबारा करेंगे, हम हिंसा की राजनीति और तोड़फोड़ की राजनीति तो हम नहीं करने वाले। एक विषय और उन दोनों विश्वविद्यालय में चलता था, आपको जान होगा, पता नहीं आप उसमें थे कि नहीं, परीक्षाओं का बाइकाट बहुत होता है। विद्यार्थी परिषद इसके पक्ष में नहीं था। बाइकाट होना, फिर दोबारा परीक्षा कराओ। तो हमने कहा कि सत्र का नियमन होना चाहिए। उसकी जगह कई जगह हम उस समय के चुनाव जो हुए 91-92 के, उन चुनावों में हमारे विद्यार्थी परिषद को हारना भी पड़ा, लेकिन इस सिद्धांत के साथ विद्यार्थी परिषद ने समझौता नहीं किया। परीक्षा का बाइकाट, उसके बाद पुनः परीक्षा, और सत्र का अनियमित इतना हो गया था कई बार जनवरी तक जा जाकर सत्र शुरू होता था, परीक्षा जो पढ़ाई पूरी होती नहीं थी। तो सिद्धांत के ऊपर विद्यार्थी परिषद खड़ी हुई उस आंदोलन का। उस समय दौर में हमें इस तरह का बिल्कुल अरुण जी, आपने कहा सिद्धांत की बात है कि सिद्धांत की तो आज भी दरकार है, लेकिन एक वो जिक्र आता है कश्मीर का। उस वक्त भी नारे विद्यार्थी परिषद लगाते थे उस समय, और आपका भी जुड़ाव रहा होगा उस समय उन घटनाओं से जब कश्मीर की बात हो रही थी, खासकर क्योंकि धारा 370 तरफ हट गई अलग बात है, लेकिन उस वक्त एक नारा लगाते थे ना, कि एक नारा, वो आप ही बताएंगे कौन सा नारा लगाते थे? दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। देखिए उसमें 89 आपको याद आता होगा कि कश्मीर में आतंकवाद 89 के आसपास हुआ। मुफ्ती मोहम्मद सईद, उसकी बेटी का किडनैप होना, सभी घटना लगभग 89 की 89 में बहुत तेजी से चला, और वहाँ हिंदुओं का पलायन, कश्मीर पंडितों को मारना, बच्चियों के साथ दुष्कर्म, कई तरह की बहुत ज़्यादा विपक्ष घटनाएं सारी चली। इस विषय को लेकर के विद्यार्थी परिषद ने देश भर में आंदोलन चलाया, जागरण का कार्यक्रम किया, दिल्ली में भी बड़ी बड़ी सेमिनार चलाई, क्योंकि कश्मीर का विषय देश भर का विषय नहीं बन रहा। कश्मीर एक कोने में पड़ता है, और वहाँ मुझे कहना नहीं चाहिए कि उस समय की मीडिया, क्योंकि वहाँ कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था, इसलिए उनका विषय नहीं था और देश भर का मुद्दा नहीं बन रहा था। विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली में ऐसे उन सब लोगों की जो प्रताड़ित रहे थे, उनके सेमिनार्स की, मैं भी उन सेमिनार सुना। बच्चियों ने खुद ने अपने अपने भाषणों में उनका किस किस तरह के अत्याचार उसके साथ हुए, उसमें कि विद्यार्थियों ने बातों को उल्लेख को सुना। इसी को लेकर के विद्यार्थी परिषद ने 90 की बात रही हो कि एक आंदोलन तय किया कि उधमपुर में एक बड़ा आंदोलन करेंगे, और वहाँ से श्रीनगर पदयात्रा शुरू करने का, चलो का अभियान देने का। देश भर के कार्यकर्ता गए। विनोद तावड़े जी, जो अभी आजकल बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उस समय संभवतः राष्ट्रीय महामंत्री विद्यार्थी परिषद के थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे। राजस्थान से भी गए। राजस्थान से जो बैच गया था, उसका मुझे कहा गया कि मैं उसको लीड करके ले गया था। हम आज के समय पे कई छात्र नेता उसमें थे। वहाँ हम जैसे ही गए, उधमपुर से 2-3 किलोमीटर आगे चले तो पुलिस ने गिरफ्तार किया हमको, और रोक करके 2 दिन हमें उधमपुर की जेल में, एक स्कूल को जेल में कन्वर्ट किया, 2 दिन तक वो जेल में रखा। बाद में फिर वहीं तय हुआ कि वहाँ से रिहा होते ही सबको दिल्ली पहुँचना है, दिल्ली पहुँच कर संसद पर प्रदर्शन करना है। तो ये सारा था, फिर वहाँ से निकल कर दिल्ली पहुँचा। दिल्ली पहुँच कर वो नारा तो मुझे अभी याद आ गया, वो तो वे नारा लगाते थे, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है। एक अरुण जी, आपने कहा कई नेता आपके साथ गए, कितना बड़ा दल था आपका, ये जत्था था, और आप बता सकें तो बताएं, और कौन कौन नेता थे आपके साथ, आज नेता बन गए, उस समय आप सब दल में शामिल हुए थे? इस दल में मैं कह सकता हूँ आज के समय के लोगों में
सीधे ये अखिल शुक्ला हमारे साथ थे, जितेंद्र शिमाली उसमें था, रविंद्र भी उसमें था, प्रताप राव उसमें थे, संजय सोरडिया, ऐसे मोटे मोटे मुझे ध्यान आते हैं कि ये सभी लोग ऐसे लगभग कोई एक बस में उसमें 40 के आसपास भी। उसकी एक घटना बड़ी जोरदार उल्लेख करना चाहूँगा, जी जी, संग से सीधा नहीं, हाँ, लेकिन उस समय पंजाब में आतंकवाद बहुत जबरदस्त। हम जब चले तो हमको कहा कि सुबह इतने बजे तक पहुँचना है, समय बहुत कम था, दूरी पूरी करनी थी। पंजाब में एक जगह हम रुके, तो वहाँ लगभग सर्दी का मौसम था, एक खाना खाने के लिए रुके, तो ढाबे पे कहा तो उसने कहा नहीं आराम से खाइए। जैसे हम उतर के बस पे गए तो उसने तुरंत कहा कि पीछे की तरफ चले जाओ। ढाबे में? हाँ, पीछे क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले एक बस से उतार के जो लोगों को मारा, यहीं की घटना है। हम थोड़ा आगे चले, खाना खा के तुरंत ही एक जिप्सी हमारे पीछे लग गई, तो हमें उस समय क्यों आतंकवाद का था, सबको एक चीज निकल करके थोड़ा आगे चले तो पठानकोट के बॉर्डर पर पहुंचे, तो हमें पुलिस वालों ने रोक लिया। वो बाद में जो जिप्सी थी वो क्या हो गया कि थे आतंकवादी। अच्छा, बस को रोका, उतर के गए, मैं खुद उतर के गया, बात की, बात करने के बाद फिर उनको लगा विद्यार्थी हैं, पता नहीं क्या चचा, तो हमको उन्होंने जाने दिया कि मैं था, संजय सुले, प्रताप राव भी अपने पत्रकार साथ में थे, वो भी थे उसमें, उनसे निकल गए। उस दौर को चलते हुए निकल गए। आप कितनी बार गए जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर में आंदोलन में, तो बाद में बीजेपी में आने के बाद एकता यात्रा में मुरली मनोहर जोशी जी की जो एकता यात्रा की, उसमें भी मैं गया, पूरे राजस्थान में उनके साथ था। बाद में हम यहाँ से एकता यात्रा में 370 उनके साथ गए, ये कश्मीर का आंदोलन में साथी थे। 2 राजनीतिक कारणों से ऐसे 2 विषय। मतलब एक बार तो विद्यार्थी परिषद में तब आप गए जम्मू, और एक बार आप बीजेपी में गए। तो बीजेपी में एकता यात्रा के लिए, और विद्यार्थी परिषद में कौन सा अभियान था जब गए थे? केवल श्रीनगर चलो ऐसा मार्च दिया, श्रीनगर चलो मार्च। उधमपुर से रवाना होने वाले थे, उधमपुर से रवाना होकर सबको श्रीनगर जाना था। उधमपुर से निकलते पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपका राजनीति में जो एंट्री हुई, राजनीति में आपका कैसे आना हुआ, किस तरह आप राजनीति में आए? ये राजनीति मैं विशुद्ध रूप से संघ का संसद उसी भाव से आज भी काम करता हूँ। ये बात है 89 की। मैं सुबह सुबह पढ़ रहा था, अखबार में भारतीय जनता युवा मोर्चे की टीम छपी। मैं विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता था, कोई कल्पना भी नहीं थी, ना मैं किसी से बात की, किसी ने मेरी चर्चा की। उस टीम में जो छपी, कालीचरण जी अध्यक्ष थे। कालीचरण जी ने जो अपनी टीम की घोषणा की, उसमें लिखा पूरी घोषणा, प्रदेश मंत्री अरुण चतुर्वेदी, युवा मोर्चा। अब मेरे लिए भी आश्चर्य की बात थी कि मैंने कोई विषय ही नहीं था, कहीं नहीं था, आपको पहले पता ही नहीं था? कोई न मैं उस क्षेत्र में ही नहीं था, राजनीतिक क्षेत्र में। तो मैंने साइकिल उठाई, मैं हीरावक फ्लैट्स में रहते, तो साइकिल उठाई और मैं कालीचरण जी घर पहुंच गया। मैंने वो ये किससे पूछ कर दिया, मैं तो ही नहीं आपका कार्यकर्ता, कैसे बना दिया? तो कालीचरण जी मेरे से जोर से बोला, कर ली बात जिससे करनी थी। तो वहाँ ऐसे करके शुरुआत तो हमने कोई ठीक है, जहाँ जब हम संघ से किसी ने विद्यार्थी परिषद का तय किया, कोई योजना बनी होगी, कहा है, तो इसलिए उस क्षेत्र में आगे काम करना शुरू किया। प्रदेश अध्यक्ष का एक बड़ा पद आपको मिला, वो भी क्योंकि उस वक्त मुझे याद आ रहा है कि उस वक्त मैं पत्रकारिता करता था, तो बहुत ज़्यादा आपके नाम की चर्चा थी नहीं। मैं युवा मोर्चे में मंत्री, महामंत्री, उपाध्यक्ष तो पदों पर रहा, और सारे प्रांत में घूमने का मुझे अवसर मिला। उसी समय 91 में शायद देश में पहला मीडिया प्रकोष्ठ बीजेपी में शुरू हुआ। रामदास जी अध्यक्ष थे, ओम जी संगठन मंत्री थे, और उसका मीडिया प्रमुख मुझे बनाया था पहली बार। उस समय मीडिया का राजनीतिक दलों में कोई प्रकोष्ठ काम करेगा ऐसी सोच नहीं थी, आज शुरू हुआ, उसका काम शुरू किया। उसी में फिर ये सब युवा मोर्चे में मैं मंत्री, उपाध्यक्ष, महामंत्री, इन सब पदों पर काम करते, और सारे प्रांत में मैं युवा मोर्चे के नाते पूरे प्रांत में घूमने का अवसर मिला। शुरू से स्वभाव था ही विद्यार्थी परिषद के नाते। तभी 86 के आसपास रघुवीर सिंह जी अध्यक्ष थे, तो मुझे प्रदेश मंत्री के नाते दायित्व उसमें दिया गया। फिर प्रदेश मंत्री, महामंत्री, उपाध्यक्ष, प्रशिक्षण प्रभारी, मीडिया का लगातार बीच बीच में मेरे पास रहा, प्रवक्ता पार्टी का। ऐसी 2009 में अचानक, मुझे कोई कल्पना नहीं थी, मैंने प्रकाश जी हमारे संगठन मंत्री होते थे, एक कोऑपरेटिव के या सदस्यता का कुछ अभियान शुरू होने वाला था, उसके जिलों के प्रभारी तय करने थे। उस नाते प्रकाश जी के पास हमारा तय था 5 बजे बैठने का। मैं प्रकाश जी के पास गया, बात चल रही थी कौन बनेगा क्या बनेगा। मैंने कहा जल्दी करना चाहिए, अखबारों में नेगेटिव खबर छपती थी, मानो ओम जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, दूसरा कोई हुआ नहीं था, एक खबरें छपती रहती थी। मैंने सहज रूप से उनसे कहा तो कोई विषय नहीं। मैं जैसे ही नीचे उतर के आया तो मेरे पास माननीय रामलाल जी उस समय संगठन मंत्री थे, उनका फ़ोन आया, और फ़ोन करके उन्होंने मेरे को बताया नहीं, कहा संभाल लोगे जिम्मेदारी? मैंने कहा जिम्मेदारी कौन सी है, मेरे से तो कभी तय हुआ नहीं आज तक, क्या है? तो उन्होंने कहा ये तय किया है। मैंने कहा जी तो टीम काम करती है, आपने दिया है तो जितने प्रदेश अध्यक्ष के तो बताया। तो मेरे लिए एकदम कोई 1 सेकंड का भी 100वां फ्रैक्शन होता होगा तो मुझे नहीं पता था।
दायित्व मेरे पास ऐसा कोई दायित्व की वजह उससे पहले क्या थे आप भैया? मैं प्रदेश उपाध्यक्ष था प्रदेश पार्टी। पार्टी में, प्रवक्ता था, प्रदेश उपाध्यक्ष था, ऐसे दायित्व। पहले महामंत्री मंत्री सब पदों पर रह लिया था। तो एकदम जब मैं थोड़ा चला वहाँ से निकल के आया और स्टैचू अपने पुलिस मेमोरियल आया तो माने राजनाथ सिंह जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका फ़ोन आया और उनका, अरुण जी बधाई हो बधाई। कब पता चला? मैंने कहा अभी बताया रामलाल जी। अरे हमने तो 1 बजे तय कर दिया था। रामलाल जी ने मुझे बता दिया था, तय पहले हो गया था, लेकिन मैं एक बैठक में व्यस्त हो गया। लगभग कोई 5 बजे के आसपास, 4:45-5 बजे कोई, क्योंकि 4 बजे प्रकाश जी से मिलने का तय था। मैं उतर के आया, उतरते आते मेरे पास फ़ोन आया, निकल गया। तो ऐसे अकस्मात ही, और मैं इसलिए बार बार कहता हूँ बीजेपी ऐसा अनोखा संगठन है या संघ ऐसा संगठन है, काम करते करते जिसको जिसकी योग्यता के हिसाब से सोचते हैं काम दे देते हैं। इसलिए कभी इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, काम लगते रहो। और मनसा वाचा कर्मणा, मेरे मन में एक ही इच्छा रहती है, संगठन काम कोई भी देता रहे, काम में लगाए रखे, पद की कोई चिंता नहीं रही। पद जो इसलिए काम कहीं ना कहीं जुड़ा रहा हूँ, इसकी भाव को लेकर चलता हूँ। यात्रा के बारे में बताया और अंत में उन्होंने बड़ी बात कही कि काम करती रहिए। बहुत बड़ी बात है, निश्चित रूप से सभी के लिए अपनाने की बात है कि हमें जीवन में कर्म करते रहना चाहिए। गीता में भी यही बात कही है कि अपना कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। विजय गिरी के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जय। नमस्ते सदा वत्सले मातृ